नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया हो? चलिए आज हम रीट एसएसटी मॉडल पेपर नंबर 2 लेके आए हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहेगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं। पूरे 60 क्वेश्चन होंगे, अंत तक हमारे साथ बने रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ पर चलता है आपको ये बताना है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, धोलावीरा में। कहाँ? धोलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? 4 ऑप्शन पढ़िए और फिर अपना उत्तर दीजिए। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? जल्दी से बताइए। हमारा ये दूसरा मॉडल पेपर है दोस्तों, ठीक है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वो है, सबसे पहले वेद लिखा गया था। क्या लिखा गया? वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। ठीक है, याद हो जाएगा? ठीक है, याद होना चाहिए। हमारा मकसद यही है कि आपको याद हो और आपकी तैयारी की आपको परख हो कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है। किसके जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको केवल इनको पढ़ना है और जो सही आंसर है वो बताना है। बताइए कि किसके जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बुद्ध के जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? 4 ऑप्शन पढ़िए और फटाफट से अपना आंसर दीजिए कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अवंती। क्या होगा? अवंती इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रहेगा? बहुत बढ़िया, याद रखना है दोस्तों, एग्ज़ाम पास में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। मौर्य प्रशासन में वन विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको जो सही आंसर है वो बताना है। मौर्य प्रशासन में वन विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आटलिक कहा जाता है। ठीक है, मौर्य प्रशासन में वन विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता है? आटविक कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक किस गुप्त वंश के शासक का दरबारी कवि था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से पढ़िए और अपना सही उत्तर चयन कीजिए। आपको पहले पता होना चाहिए प्रयाग जो प्रशस्ति है उस अभिलेख का लेखक कौन है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक मैं बता देता हूँ, हरिसेन है। कौन है दोस्तों? हरिसेन। अब आपको ये बताना है कि वह किस गुप्त वंश के शासक का दरबारी कवि था।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त का ये दरबारी कवि था। आपको ये भी याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन है, हरिसेन है। ठीक है, याद रहेगा, शाबाश। चलिए मेरे लाल लालियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? जल्दी से बताइए मेरे लाल लालियों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी विष्णु। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विष्णु को समर्पित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे लाल लालियों, क्वेश्चन नंबर 8। महाराष्ट्र में स्थित संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से पढ़िए और अपना सही आंसर चयन कीजिए। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे लाल लालियों, क्वेश्चन नंबर 9। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिरागे देहलवी या दिल्ली का दीपक कहा जाता है? चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को दिल्ली का दीपक कहा जाता है या चिरागे देहवाली कहा जाता है, चिरागे देहलवी कहा जाता है? जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। एग्ज़ाम पास में है, तैयारी लगभग अंतिम क्षणों में है, इसलिए आपको सही सही बताने हैं 60 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी शेख नासिरुद्दीन को दिल्ली का दीपक या चिरागे देहलवी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शन आपको याद रखने होंगे। देखिए एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं ऐसा का ऐसा या हूबहू प्रश्न आ जाए, लेकिन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कोई भी उठ के आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, गुलबदन बेगम इसने लिखा था हुमायूं नामा। ठीक है, और मुंतखब उत तवारिक ये लिखा था अब्दुल कादिर बंदायूनी ने, और आलमगीर नामा ये लिखा था मोहम्मद काजिब ने। ठीक है, तो इसका मतलब यही सुमेलित नहीं है। तारिक ए शेरशाही ये इसने नहीं लिखा, याह्या बिन अहमद ने नहीं लिखा, तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको पूछ ले हुमायूं नामा किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम ने, और मुंतखब उल तवारिक किसने लिखा, अब्दुल कादिर बंदायूनी ने, और आलमगीर नामा ये किसने लिखा, मोहम्मद काजिब ने। अब आपको ये भी याद रखना है तारिक ए शेरशाही ये किसने लिखा, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए तारिक ए शेरशाही जो है वो लिखा है दोस्तों, किसने लिखा, अब्बास खां सरवानी ने। तारिक ए शेरशाही के लेखक अब्बास खां सरवानी हैं। ठीक है, गिनते रहना कितने क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, फिर कमेंट करके बताना कि कितने सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश शासक था? कौन सा पहला ब्रिटिश आदमी था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? 4 ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से अपना उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल, ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लीजिए। जॉर्ज यूल ने 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वह पहले गैर भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
तो इसका सही आंसर क्या था दोस्तों? जॉर्ज यूल पहले गैर भारतीय थे जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, याद रहेगा, शाबाश। चलिए मेरे लाल लालियों, आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। 1803 में अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक और आक्रामक संधि करने वाली राजस्थान की रियासत थी। 4 ऑप्शन पढ़िए और फिर अपना उत्तर दीजिए कि 1803 में अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक और आक्रामक संधि करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अलवर। अलवर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 1857 के विद्रोह के मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया? 1857 के विद्रोह जो हुआ था उसकी जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? 4 ऑप्शन पढ़िए और फिर अपना उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेरे प्यारे दोस्तों पील आयोग। पील आयोग का गठन किया गया था 1857 के विद्रोह के मामले की जांच करने के लिए। ठीक है, चलिए मेरे लाल लालियों, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था? तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए कि तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक कौन था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक था। चलिए याद रहेगा, बहुत बढ़िया। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारतीय संविधान को खूबसूरती से लिखने का काम किस कलाकार ने किया? भारतीय संविधान को खूबसूरती से लिखने का काम किस कलाकार ने किया? जल्दी से 4 ऑप्शन पढ़िए और फिर अपना आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादे ने भारतीय संविधान को खूबसूरती से लिखने का काम किया था। ठीक है, याद रहेगा, शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 और 21 जो मूल अधिकार हैं इसके अंदर मूल अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपके सामने। कौन सा कथन गलत है बताना है। देखिए पहला जो कथन है वो लिख रखा है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया। तो ये बिल्कुल सत्य चीज़ है दोस्तों, सत्य चीज़ है, ये तो सही है। इसके बाद देखिए ये तो सही है, इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं, ये भी सत्य चीज़ है। पहले 7 थे अब 6 हो गए हैं। भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। तीसरा भी यानी जो डी ऑप्शन है वो भी सही है, तीसरा जो ऑप्शन है वो भी सही है। इसका मतलब जो गलत है वो है ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है, ये गलत है। तो संपत्ति का अधिकार एक नैतिक अधिकार नहीं रहा है दोस्तों, वो एक कानूनी अधिकार रह गया है, अर्थात संपत्ति का अधिकार अब एक वैधानिक अधिकार रह गया है। ठीक है, एक वैधानिक अधिकार रह गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से जो बाल दुर्व्यवहार का परिणाम नहीं है कौन सा नहीं है? आपको बताना है कि बाल दुर्व्यवहार का परिणाम कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं और फटाफट से आपको बताना है कौन सा बाल दुर्व्यवहार का परिणाम नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बड़ों का सम्मान न करना। ठीक है, चलिए मेरे लाल लालियों क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। कौन सा कथन असत्य है? जो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा कथन असत्य है उसमें 3 तो सत्य होते हैं। ठीक है,
तो मॉडल पेपर की खासियत यही होती है, वो 3 सत्य हैं उनको भी याद रखना होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से तैयारी कर रहे हैं तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बता देंगे। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, सत्य बात है। VVPAT का पूरा नाम वोटर वेरीफाइबेबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। VVPAT का जो पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबेबल पेपर ऑडिट ट्रायल है, ये भी सत्य चीज़ है। EVM का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मैंने बताया भी था वीडियो में, तो ये भी सत्य है। इसका मतलब जो गलत होगा वो होगा ऑप्शन डी। 3 हमें आ रहे हैं तो चौथा अपने आप गलत होगा। भारत में EVM का पहली बार प्रयोग 1980 में केरल के 70 पारुक विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। ये गलत है, ये गलत है मेरे प्यारे दोस्तों। भारत में जो है EVM का पहली बार प्रयोग 1982 में किया गया था, 1982 में किया गया था। केरल के 70 पारुल विधानसभा क्षेत्र में ही किया गया था, लेकिन सन है 1982। ठीक है, याद रखेंगे, केरल में 1982 में इस EVM का प्रयोग किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए मेरे लाल लालियों, मैंने पहले बताया कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं है। उसमें हमेशा 3 ऑप्शन को भी ढंग से पढ़ें। देखिए संसद जो है केंद्र सरकार के विधायी अंग हैं, बिल्कुल सही है। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, ये भी सही है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन डी, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ऊपरी सदन, ये सुमेलित नहीं है। तो इसके बारे में भी देख लीजिए। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ब्रिटेन की संसद का निचला सदन है होता है, तो ये ऊपरी सदन नहीं है, ये निम्न सदन है। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की संसद का कौन सा सदन है, निम्न सदन है। तो असंगत या असुमेलित या सुमेलित नहीं है। कौन सा सही होगा इस क्वेश्चन में, इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक से देख लीजिएगा। प्रश्न सुमेलित नहीं वाला पूछा था, तो इसका जो सही आंसर था वो कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हैं तो क्या होगा, आपको बताना है। 4 ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से अपना उत्तर दीजिए। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हैं तो क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा यदि वह भारत का प्रधानमंत्री हैं और वह किसका सदस्य हैं, राज्यसभा का सदस्य हैं तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मेरे लाल लालियों ऑप्शन बी, विश्वास प्रस्ताव। कौन सा, विश्वास प्रस्ताव, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका मतलब ये हो गया 3 कथन सत्य हैं और 3 कथन जो सत्य हैं उनको भी हमें याद रखना होगा। तो देखिए पहला जो कथन है उसमें लिखा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई, यह सत्य है।
अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये कथन क्या है, सत्य हैं। दूसरा देखिए, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती हैं। ठीक है, ये भी सत्य चीज़ है। तीसरा देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती हैं, ये भी सत्य हैं। इसका मतलब चौथा ही असत्य है। देखिए, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश 1987 में नियुक्त हुई न्यायमूर्ति सुधा मिश्रा थी, ये असत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा 23 का, वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। थोड़ी सी व्याख्या देखिए इसकी। उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश 1987 में नियुक्त हुई न्यायमूर्ति फातिमा बीवी थी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश 1987 में नियुक्त हुई न्यायमूर्ति फातिमा बीवी थी। ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको बताना है। देखिए, कथन नंबर 1, भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये सत्य बात है भाई, ये सत्य है। दूसरा देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई थी, ये गलत है भाई। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कथन सही नहीं है तो दूसरा ही सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन ध्यान रखना, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ, और तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं, आपको बताना है कि भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती हैं। 4 ऑप्शन से आपको सही ऑप्शन चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। तो भूमध्य रेखा केन्या से गुजरती हैं, इंडोनेशिया से गुजरती हैं, ब्राज़ील से गुजरती हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं, आपको बताना है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो मेरे लाल लालियों, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है गोरे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन गिनते रहना, कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, सिजगी क्या है? सिजगी क्या है? पता होना चाहिए, मैंने वीडियो में बताया भी था कि सिजगी क्या है। अगर वो वीडियो देखा होगा तो आप निश्चित रूप से इसका सही आंसर दे पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में होने की स्थिति को सिजगी कहा जाता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति जो होती है उसे क्या कहा जाता है? सिजगी कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 28 पर आइए। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका मतलब 3 तो सत्य हैं और 3 सत्य हैं, उनकी पहचान करिए पहले फटाफट से। देखिए, जो सिराको है ये सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। सिराको सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है, बिल्कुल सत्य बात है। दिमाग में बिठा लेना, प्रश्न कहीं मिल सकता है एग्ज़ाम में तो आप याद रखेंगे। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आज पढ़ लीजिए। ठीक है, सिराको क्या है? यह सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है, बिल्कुल सही है। चिनूक क्या है? चिनूक ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म या शुष्क पवन है।
शुष्क पवन है, ये क्या है, चिनूक, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी में चलती है, जो शुष्क और गर्म है। तो ये भी सत्य है, इसको भी आप याद रखेंगे। एक और याद रखेंगे, फोन, ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है फोन। ठीक है, तो इसका मतलब 3 सत्य हैं, तो चौथा अपने आप गलत होगा। चौथा क्या था, देखिए चौथा था ब्रिक फिल्टर, यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांट आना गति से चलने वाली गर्म और शुष्क धूल भरी आंधी है। तो ये गलत है, ये गलत है। तो देखिए ब्रिक फिल्टर है क्या आखिर में, तो ब्रिक फिल्टर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये असंगत है। जो ऑप्शन में 4 दे रखे हैं उसमें से गलत है ब्रिक फिल्टर वाला। ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में किस पर बल दिया गया। मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था 1987 में, उसमें किस पर बल दिया गया था, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे लाल लालियों, मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में जो हुआ था उस पर ओजोन परत पर अधिक बल दिया गया था। ओजोन परत का संरक्षण कैसे किया जाए उस पर बल दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, देश के किस भाग में मानसून के उत्तर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और ओडिशा। जल्दी से बताइए कि किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों पंजाब। ठीक है, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस बांध परियोजना के पास बनाई गई हैं। 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, रिहंद परियोजना, कोसी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर किस बांध परियोजना के पास बनाई गई हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों रिहंद परियोजना। ठीक है, कौन सा है, रिहंद परियोजना। थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में, रिहंद जलाशय, रिहंद बांध या गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र के पीपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांधकर बनाया गया है। यह जलाशय 30 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है, मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर बताया था। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो उत्तम किस्म का जो लौह अयस्क जो मिलता है वो मिलता है दोस्तों बेलाडीला से। कहाँ से, बेलाडीला से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कागज़ उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया। आपको बताना है कि भारत में कागज़ उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में किस स्थान पर लगाया गया था। 4 ऑप्शन जल्दी से पढ़िए और फिर अपना उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है। डेक्कन ओडिसी जो नई रेलगाड़ी है उसका परिचालन किस राज्य में हो रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं, आपको बताना है
कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। कोई तो जो सही कर रहे हैं डेक्कन ओडिसी को पढ़कर ओडिशा राइट लगा रहे हैं, वो ध्यान दीजिए। डेक्कन ओडिसी, नाम आपको ओडिसी लग रहा है इसलिए आप सोच रहे होंगे ओडिशा होगा, लेकिन ये डेक्कन ओडिसी जो नई रेलगाड़ी है उसका परिचालन कहाँ हो रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र में। आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई थी। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार किस रेजिमेंट पर था। आपके सामने 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने से पूर्व अजमेर की सुरक्षा का भार वो था दोस्तों 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पास, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, किस स्थल के उत्खनन में इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं। किस स्थल के उत्खनन से इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं। 4 ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, विराटनगर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा कहा है। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा कहा है। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जैसलमेर। जैसलमेर जो रियासत है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां अजूबा कहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, झीलों में जल क्रीड़ा करते हंस, बतख, सारस, नौकाएं के गुच्छे तथा रंग बिरंगे उपवन किस शैली से संबंधित हैं। 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़ और बूंदी। जल्दी से बताइए ये जो आपके पास प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, किशनगढ़। किशनगढ़ इसका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे लाल लालियों, क्वेश्चन नंबर 40 आ गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। 3 कथन सत्य होंगे निश्चित रूप से, उन 3 कथन को भी आप याद रखेंगे। चलिए देखिए, जंतर को वीणा का प्रारंभिक रूप माना गया है, ये मेवाड़ में अधिक प्रचलित हैं। ये गुजर भोपों, देवनारायण के भोपों का प्रचलित वाद्य हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, जंतर को वीणा का प्रारंभिक रूप माना गया है और ये गुजर भोपों या देवनारायण के जो भोपे हैं उनका प्रचलित वाद्य यंत्र हैं। बिल्कुल सत्य चीज़ है, जिसको याद नहीं था आज याद रख लें। दूसरा देखिए, सिद्दीक खां मांगणियार खड़ताल का राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार हैं। बिल्कुल सही है, खड़ताल का राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार कौन सा है, सिद्दीक खां मांगणियार, ठीक है। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती ये भपंग वादक हैं, ये भी सत्य हैं। तो इसका मतलब ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, सत्य हैं। याद है अच्छी बात है, याद नहीं तो अब याद रखेंगे। तो इसका मतलब जो गलत आंसर होगा, असत्य होगा, वो होगा ऑप्शन डी, मंजीरे जैसे दिखने वाली रणभेरी वाद्य यंत्र कच्ची घोड़ी नृत्य में प्रयुक्त होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे।
बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलिए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद निम्न में से किन सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान पर भेजे थे? 4 ऑप्शन पढ़िए और फिर कोड का चयन कीजिए, कौन सा राइट होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, ए, बी और सी। ए, बी और सी। अकबर ने एक तो अब्दुल रहीम खान एक खाना को भेजा था, एक शाहबाज खान को भेजा था और एक जगन्नाथ कछावा को भी भेजा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय किस दुर्ग में स्थित है? महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। कौन सा कथन असत्य है? इसका मतलब 3 सत्य हैं, उनके बारे में देखेंगे। देखिए, वीरपुरी का जो मेला है वो मंडौर जोधपुर में भरता है। मंडौर जोधपुर में भरता है, बिल्कुल सत्य है। वीरपुरी का मेला कहाँ भरता है? मंडौर जोधपुर में। और ये सुरंगा जो मेला है वो झालरापाटन झालावाड़ में भरता है, ये भी सत्य है। और देखिए, धौलागढ़ देवी का जो मेला है वो अलवर में भरता है। धौलागढ़ देवी का जो मेला है वो कहाँ भरता है? अलवर में भरता है। इसका मतलब जो असत्य है वो है ऑप्शन सी, घुसमेश्वर मेला कोटा में नहीं भरता है। देखिए, घुसमेश्वर जो मेला है वो सिवाड़ सवाई माधोपुर में भरता है। घुसमेश्वर जो मेला है वो कहाँ भरता है? सिवाड़ सवाई माधोपुर में भरता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। आंवला क्या है? आंवला क्या है? गले का आभूषण है, सिर का आभूषण है, पैर का आभूषण है या कमर का आभूषण है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आंवला जो है वो है पैर का आभूषण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पैर का आभूषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। IRDA निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? IRDA को बोलते हैं इरडा। ठीक है, इरडा जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये जो इरडा है वो संबंधित हैं बीमा से, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। हॉलमार्क शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? हॉलमार्क लगी हुई आप वस्तुएं देखते होंगे, वो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? 4 ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन डी वाला, सोने के आभूषण की जो गुणवत्ता का प्रमाण है वो है हॉलमार्क शब्द चिन्ह। ठीक है, हॉलमार्क शब्द चिन्ह। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। राजस्थान में नया सहकारी अधिनियम कब से लागू हुआ? राजस्थान में नया सहकारी अधिनियम कब से लागू हुआ? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान में नया सहकारिता अधिनियम वो लागू हुआ दोस्तों 14 नवंबर 2002 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। कौन सा कथन असत्य है? इसका मतलब 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, फिर आप राइट कर पाएंगे। देखिए, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। मैंने वीडियो में बताया भी था कि 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं, बिल्कुल सही है। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे सी.डी. देशमुख, ये भी सत्य बात है। ठीक है, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख थे, ये भी सत्य भाई। तीसरा देखिए,
आरबीआई के गवर्नर अमिताभ घोष का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है। बिल्कुल राइट बात भाई। आरबीआई के गवर्नर अमिताभ घोष का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है, ये भी सत्य है। इसका मतलब जो बच गया वो असत्य हो जाएगा। देखिए, आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा, ये गलत बात है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आपको पता होना चाहिए। देखिए, आरबीआई के जो गवर्नर है बेनेगल रामा राव, आरबीआई के गवर्नर बेनेगल रामा राव का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा था। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे कम किसका रहा, सबसे अधिक किसका रहा, दोनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, रसिक रत्नावली के लेखक कौन थे? रसिक रत्नावली के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, सही आंसर दीजिए। रसिक रत्नावली के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नरहरिदास। नरहरिदास रसिक रत्नावली के लेखक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कमेटी ऑफ 10 द्वारा कौन से सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया? कमेटी ऑफ 10 द्वारा कौन से सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, समाज शास्त्र को जोड़ा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे, फिर अपना सही आंसर चयन करेंगे। जल्दी से 4 ऑप्शन को पढ़िए और अपना राइट आंसर बताइए। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो बल देता है दोस्तों, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, प्रायोजना विधि का 5वां चरण कौन सा है? आप याद रखेंगे, जो 5-6 चरण हैं उन चरणों को क्रम याद रखेंगे। ठीक है, प्रायोजना विधि का जो 5वां चरण है वो है दोस्तों कार्य का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, लिंगवा फोन किसका उदाहरण है? श्रव्य सामग्री का, दृश्य श्रव्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का या क्रिया सामग्री का? जल्दी से बताइए कि लिंगवा फोन किसका उदाहरण है? तो लिंगवा फोन जो है वो है दोस्तों श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। ठीक है, श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, सीखने के प्रतिफल हैं। ऑप्शन ए सीखने के उपकरण, ऑप्शन बी सीखने की विधियाँ, ऑप्शन सी सीखने के मानक, ऑप्शन डी सीखने के प्रकार। जल्दी से बताइए कि सीखने के प्रतिफल क्या हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सीखने के मानक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक क्या कहलाती है? विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक क्या कहलाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सूचना तकनीक। ठीक है, लास्ट 4 क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम हैं, एक डूंगरपुर में है तो दूसरा कहाँ है? 4 ऑप्शन में से चयन कीजिए। एक अगर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम है तो एक और कहाँ है? 4 ऑप्शन में से बताइए। तो आसान क्वेश्चन है ये, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भीलवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 58, तिरंगा क्षेत्र किस जिले में स्थित हैं? 4 ऑप्शन आपके पास नज़र आ रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तिरंगा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो जो तिरंगा क्षेत्र है वो है दोस्तों भीलवाड़ा में, तो राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 59, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? राइट आंसर बताइए फटाफट से।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्षोभ मंडल। आखिरी क्वेश्चन नंबर 60, अत्यधिक तीव्रता वाली भूकंप को मापा जाता है। अधिक तीव्रता वाले भूकंप को किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफी से, या मेरसाली से, या प्लेटोनिक से, या किसी से नहीं। तो अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंप को मापा जाता है दोस्तों मेरसाली से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अधिक तीव्रता वाले भूकंप को किससे मापा जाता है? मेरसाली से। तो राइट आंसर क्या होगा? मेरसाली, ऑप्शन बी। ठीक है, पूरे 60 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कितने राइट हुए हैं, कितने राइट हुए हैं कमेंट करके बताइए। थोड़ी सी अगर कमी रह गई हो आप में तो थोड़े से दिन हैं, गिने चुने दिन हैं, उसमें मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, उम्मीद रखें, उम्मीद ना छोड़ें, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाली, धन्यवाद।